गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू प्रयाग आईटीआई चैनल। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो होगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, कि शिक्षा का विकास कैसे भारत में हुआ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन मतलब हम इनफैक्ट इसमें ये पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, या डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब एजुकेशन ऐसा तो थोड़ी ना था कि देश में एजुकेशन सिस्टम ही नहीं थी। हम एजुकेशन सिस्टम का जो डेवलपमेंट पढ़ेंगे वो 19th सेंचुरी से पढ़ेंगे कि 19th सेंचुरी में वेस्टर्न साइंसेस की डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट, सोशल साइंसेस की स्टडीज की डेवलपमेंट कब हुआ और कैसे हुआ देश में। ठीक है, उसके पहले हमारे जो पद्धति थी, हमें पता ही है कि गुरुकुल पद्धति चलती थी इंडिया में एजुकेशन सिस्टम की, जो कि बहुत ही वेल एस्टेब्लिश और वेल क्वालिफाइड सिस्टम था एजुकेशन का। ठीक है, आज भी बहुत से स्कूल, बहुत से इंस्टीट्यूशन आज भी गुरुकुल के कंसेप्ट पे चलते हैं। हमारे इंडिया में भी बहुत से पाए जाते हैं और इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोप में बहुत से ऐसे आपकी कॉलेजेस या फिर ऐसे स्कूल्स पाए जाते हैं जो गुरुकुल पद्धति पे चलते हैं। तो कहने का मतलब है कि गुरुकुल पद्धति जो हमारे स्कूल की, जो हमारे देश की एक वेल स्टेब्लिश तरीका था एजुकेशन सिस्टम का, आज भी वो इनबिल्ट है। लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ हमारा 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स के आने की वजह से। ठीक है, और कह सकते हैं कि जो गुरुकुल पद्धति थी उसमें हम थोड़ा सा नेचुरल साइंस के बारे में बताया जाता था, आयुर्वेद के बारे में बताया जाता था, मतलब उसमें ट्रेडिशनल स्टडीज हुआ करती थी जनरली। ठीक है, और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में हुआ था। हमने पिछले कंसेप्ट में बताया था कि वर्नाकुलर का मतलब होता है लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। हम बार बार यहाँ पे यूज करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज एजुकेशन। तो बार बार आप ध्यान रखिएगा, वर्नाकुलर्स का मतलब होता है लोकल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि 19th सेंचुरी में कैसे डेवलपमेंट होता है। अब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, आपने देखा कि बैटल ऑफ बक्सर वगैरह के बाद उन्होंने अपने आप को स्टेबल कर लिया, माल वो स्टेबल हो जाते हैं। इन द डॉन ऑफ 19th सेंचुरी, जैसे ही 19th सेंचुरी स्टार्ट होती है, ठीक है, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको याद होगा कि 1813 तक क्रिश्चियन माइजोनरीज को अथॉरिटी दी गई थी। 1813 के चार्टर एक्ट में क्रिश्चियन माइजोनरीज को ये अथॉरिटी दी गई थी कि आप इंडिया में फुली स्टेब्लिश होकर काम करिए और उस हद तक काम करिए कि लोगों को क्रिश्चियनिटी में बदल दीजिए। मतलब कि धर्म परिवर्तन तक आप काम कर सकते हैं कि लोगों को मोटिवेट करिए, उनको फोर्स कीजिए। बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स मिले थे जहां पर क्रिश्चियन माइजोनरीज ने लोगों को जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी में प्रमोट किया, कन्वर्ट किया था। तो ये तो 1833 में वो लीगलाइज हुआ था, लेकिन उसके पहले से ही ये कंसेप्ट चला आ रहा था। ऐसा नहीं था कि हाल फिलहाल में ये डेवलपमेंट हुए थे, ये डेवलपमेंट बहुत पहले से चले आ रहे थे। मतलब क्रिश्चियन माइजोनरीज इंडिया में बहुत पहले से काम कर रहे थे। इनफैक्ट 1857 का रिवॉल्ट जब होगा तो उसमें भी एक ये बहुत बड़ा कारण बनेगा क्रिश्चियन माइजोनरीज की वर्किंग, क्योंकि क्रिश्चियन माइजोनरीज ने भी ये पूरा रिवर फैल चुका था ग्रुप में कि क्रिश्चियन माइजोनरीज धर्म परिवर्तन, जबरदस्ती लोगों से धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को जब परमिशन दिया गया इंडिया में काम करने के लिए, तो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज ने ये कहा कि इंडिया का जो समाज है, जो इंडिया पे हिंदुइज्म या फिर सेकुलरिज्म, सॉरी हिंदुइज्म या फिर इस्लामिज्म, कुछ भी हम कहें, दोनों ही चीजें इतनी हावी हैं कि लोग यहाँ पे कंप्लीटली सुपरस्टिशियस हो गए पूरी तरीके से। मतलब यहाँ के समाज में सुपरस्टिशियस बहुत ज्यादा है, रिचुअल्स बहुत ज्यादा है, मान्यताएं बहुत ज्यादा है, और वो भी बिलीफ बहुत ज्यादा है, बिना किसी रेशनल उसके बिना किसी रेशनल के। ठीक है, तो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज ने इंडिया में यही कहा कि भैया ऐसा है कि जब तक हम एजुकेशन की डेवलपमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम मॉडर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट नहीं करेंगे, वेस्टर्न साइंसेस का डेवलपमेंट नहीं करेंगे, लोगों को उनकी महत्व को नहीं समझाएंगे, तब तक हम लोगों का धर्म परिवर्तन भारत में नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि भारत का पूरे लोगों के, सब लोगों का जो दिमाग है वो एक सुपरस्टिशियस हो चुका है। हिंदुइज्म इस समाज में अपने बहुत से कुरीतियों के साथ बैठ चुका है, चाहे सती प्रथा हुआ, चाहे चाइल्ड मैरिज हुआ, विडो रिमैरिज को एबोलिश ना करना हुआ, ये सारी चीजें हिंदुइज्म के कल्ट से निकल के आई थी।
आप जब रिफॉर्म मूवमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे तो इस रिफॉर्म मूवमेंट में भी देखा जाएगा कि सबसे पहला जो इफेक्टिव वर्क किया गया वो इसी के लिए किया गया कि प्यूरिफिकेशन ऑफ हिंदुइज्म इन इंडिया डन बाय द राजा राम मोहन राय। सबसे ज्यादा उन्होंने इस पे काम किया था, हिंदुइज्म के कल्ट को प्यूरिफाई करने के लिए। उन्होंने नए रिलीजन की बात नहीं की, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नया रिलीजन स्टेबल करेंगे, उन्होंने केवल इस हिंदुइज्म को ही प्यूरिफाई करने की बात की। उन्होंने कहा कि आप उन बिलीव्स को बिलीव कीजिए, उन बिलीव्स पर विश्वास कीजिए जिसके पीछे एक रेशनल है, जिसके पीछे एक थॉट है, जिसके पीछे कोई ना कोई एक तर्क है। आप उन चीजों को क्यों विश्वास करते हैं जो कुतर्क है, या फिर वो सुपरस्टिशंस पे, वो रिचुअल्स पे आप क्यों बिलीव करते हैं, सामाजिक कुरीतियों पे क्यों बिलीव करते हैं। बार बार उन्होंने उपनिषद दिखाए लोगों को, बार बार उन्होंने पुराण सिखाया कि पुराण और उपनिषद में कहीं नहीं लिखा है कि आप सती प्रथा को प्रैक्टिस कीजिए। तो ये सारी चीजें थी 19th सेंचुरी में। तो क्रिश्चियन मैसोनी ने इन चीजों को पॉइंट आउट किया और कहा कि इन चीजों से बाहर निकालने के लिए इस समाज को सबसे जरूरत है एजुकेशन की। तो बार बार उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट पे फोर्स किया कि भैया आप इनको एजुकेट कीजिए, आप एजुकेशन के लिए कुछ काम कीजिए। तो पहला तो प्रेशर हुआ, ठीक है। प्रेशर बिल्डिंग दो तरह से हुआ। एक पहला जो प्रेशर बिल्डिंग हुआ बाय क्रिश्चियन माइसोनरीज, क्रिश्चियन माइसोनरीज, ये तरीका था एक प्रेशर का। दूसरा जो प्रेशर ब्रिटिश गवर्नमेंट पे हुआ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन को करने के लिए, ये था सोशल रिफॉर्मर्स, हमारे सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर्स। ये सोशल रिफॉर्मर्स कौन थे? तो ये सोशल रिफॉर्मर्स जो उस समय 19th सेंचुरी के अलॉन्ग में, चाहे राजा राम मोहन राय हुए, चाहे कारवे हुए, या फिर आपका रामकृष्ण हुए, तो ये लोग थे, इन लोगों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए। ये सोशल रिफॉर्मर्स जो कि एक नया एजुकेटेड क्लास, एक अलाइड क्लास जो 18th सेंचुरी में निकल गया है, एक पढ़ा लिखा अलाइड क्लास जो कि या तो वेस्टर्न एजुकेशन से पढ़ा था या तो इंडियन ट्रेडिशन से एजुकेटेड क्लास था। तो उसने भी एक समाज में बार बार लोगों को सरकार पे ये दबाव बनाया कि भैया आप एजुकेशन के लिए देश में इलिटरेसी को बढ़ाइए। अब देखिए दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट था। क्रिश्चियन मैजोरिटीज ने गवर्नमेंट पे प्रेशर लगाया, गवर्नमेंट के बेनिफिशियरी के लिए कि आप इनको पढ़ाएंगे तभी हम कन्वर्जन कर सकते हैं। लेकिन सोशल रिफॉर्मर्स ने उनके ऊपर प्रेशर बनाया अपने फायदे के लिए। वो ये चाहते, वो भी ये इसी आइडियल में बिलीव रखते थे कि जब लोग एजुकेटेड होंगे, लोग को समझ आएगी, तब इन कुरीतियों से बाहर निकलेंगे और समाज का विकास होगा। समाज का विकास होगा तो मॉडर्न जो पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ला रहे हैं, जिसके पीछे इंटेंशन कुछ और रहता है लेकिन ऑन पेपर वो दिखाते कुछ और, लोगों को कुछ और बताते, तो उनसे हम लोगों को अवेयर कर पाएंगे, ताकि लोगों को यूनाइट करके वी विल मूव इन अ पॉलिटिकल, we will try to maintain the political opinion about the policies of the Britishers, ठीक है। तो इन तरह के कॉन्सेप्ट्स कर लेने के लिए उन्होंने फोकस किया, एम्फेसिस किया किस पे, एजुकेशन पे। So after such a rigorous and such a vigorous and a coercive pressures, the government have to take the decision for promoting the education in India, ठीक है। Governments were also forced, and later on हुआ क्या कि 1813 तक तो नहीं, लेकिन 1813 के बाद गवर्नमेंट को भी इनकी जरूरत होने लगी। दे वांटेड द एजुकेटेड क्लास, ठीक है। दे वांटेड द एजुकेशन क्लास दैट एक्ट एज एन इंटरप्रेटर बिटवीन द पीपल्स, दोज हु हैव बीन एडमिनिस्टर्ड एंड दोज हु आर एडमिनिस्ट्रेटिंग। जब तक एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में एक इंटरप्रेटर नहीं होगा, एक कम्युनिकेशन नहीं सेटअप होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा कैसे? तो दैट्स व्हाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो रिक्वायर्स द इंटरप्रेटर फॉर दैट, ठीक है। तो तब गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो टेक केयर ऑफ प्रमोटिंग द एजुकेशन इन इंडिया बाय इट्स ओन, ठीक है। ही हैज टेकन द ओनर्स ऑफ प्रमोटिंग द एजुकेशन इन इंडिया, बट it was just for the some people, just for the sake of the particular sections of the society, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे कि वो कौन लोग थे। तो ये तीन कारण थे एजुकेशन के प्रेशर बिल्डअप होने का ब्रिटिशर्स के ऊपर और इंडिया में एजुकेशन के डेवलपमेंट होने की, ठीक है। अब देखिएगा क्या क्या डेवलपमेंट। पहली बार जो डेवलपमेंट एजुकेशन की कुछ बात की गई, तो वो बात की गई 1813 के चार्टर में, ठीक है। क्या बात किया गया? चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। अब 1813 के चार्टर एक्ट में क्या बात किया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया कि 1 लाख रुपीस, 1 लाख पर एनम, ठीक है। 1 लाख पर एनम का ग्रांट दिया जाएगा गवर्नमेंट को, क्या करने के लिए? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए इन इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए 1 लाख पर एनम का ग्रांट दिया जाएगा। 1813 में ये चीज का अनाउंसमेंट किया गया। 1823 तक कोई भी ग्रांट
नहीं दिया गया था। 1823 तक कोई भी ग्रांट दिया नहीं गया था, ठीक है। तो 1830 के चार्टर में आया, उसके बाद दिया गया, तो 1 लाख रुपए का डेवलपमेंट कंसेप्ट आया, तो कुछ ज्यादा इफेक्टिव यहाँ पे काम हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जब हमारे गवर्नर जनरल बनते हैं आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। 1813 में गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स रहते हैं। इसके बाद आपके गवर्नर जनरल बनते हैं जॉन एडम्स, एंड उसके बाद गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक 1928 के अराउंड में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में क्या होता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जब गवर्नर जनरल रहते हैं तो उस समय एक कंट्रोवर्सी चलती है जिसको एंग्लिस्ट, उस कंट्रोवर्सी को कहते हैं एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट, कंट्रोवर्सी, ठीक है। एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी, ये क्या था? ये हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। अब देखिए, एजुकेशन की जब डेवलपमेंट होने की बात होने लगी, एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए जब इंडिया में पैसा आने लगा, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए इंडिया में पैसा देना स्टार्ट किया, तो एक मुद्दा ये डेवलप हो गया है कि किस लैंग्वेज में एजुकेशन की डेवलपमेंट किया जाए, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में कि इंग्लिश में। अब इंडियन रिफॉर्मर्स कह रहे थे कि भैया आप जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, जो वेल एस्टेब्लिश पहले से एजुकेशन सिस्टम है, आप उसको प्रमोट कीजिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम इंग्लिश में प्रमोट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन रहेगा तो कई चीजें होंगी। इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन रहेगा तो उनको अपना, उनका स्वार्थ उसमें नहीं था, उनको अपना इंटरप्रेटर मिल जाएगा, अपना ऑफिशियल मिल जाएगा, लेकिन ट्रेडिशनल लैंग्वेज में उनको मिलेगा नहीं। और कुछ रिफॉर्मर्स ने भी इस बात को सपोर्ट किया। तो ठीक है, देखिए दो ग्रुप बटे हुए थे, ये दो ग्रुप्स थे। एंग्लिस्ट वो ग्रुप थे जो कि इंग्लिश एज अ मीडियम को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम को सपोर्ट कर रहे थे, इंग्लिश मीडियम एंड वेस्टर्न साइंसेस एंड सोशल साइंसेस, ठीक है। तो वेस्टर्न साइंसेस में नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस दोनों आ जाएगा। तो वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न साइंसेस को कौन सपोर्ट कर रहा था? तो इंग्लिश ग्रुप सपोर्ट कर रहा था। दूसरा ग्रुप जो था वो ओरिएंटलिस्ट का ग्रुप था। ओरिएंटलिस्ट क्या कर रहे थे? ओरिएंटलिस्ट का कहना ये था कि आप, ठीक है, इंग्लिश मीडियम को तो आप, मतलब इंग्लिश मीडियम के तो वो खिलाफ थे। उन्होंने वेस्टर्न साइंसेस को कहा, ठीक है, वेस्टर्न साइंसेस को आप पढ़ाइए along with expansion of traditional educational system, ठीक है। तो ये चीज था। इंग्लिश लोगों ने, इंग्लिश जो ग्रुप सपोर्ट कर रहे थे, इसमें जो उस समय सपोर्टर्स थे, जो इंडिया के बहुत बड़ा रिफॉर्मर थे, राजा राम मोहन राय। और ब्रिटिशर्स ने तो सपोर्ट किया ही। राजा राम मोहन राय ने इस ग्रुप को सपोर्ट किया था। ब्रिटिशर्स तो कर ही रहे थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक इंग्लिश के सपोर्टर थे, ठीक है, इंग्लिश के सपोर्टर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ब्रिटिशर्स का कोई भी ऑफिशियल, जाहिर सी बात है, वो इंग्लिश सपोर्टर ही होगा। ओरिएंटलिस्ट ग्रुप वो ग्रुप था जो एक पर्टिकुलर ऑर्थोडॉक्स ग्रुप था इंडिया में, ठीक है। जनरली ओरिएंटलिस्ट ग्रुप उन लोगों से भरा हुआ था जो एक ऑर्थोडॉक्स ग्रुप इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा था, जिस ऑर्थोडॉक्स ग्रुप ने इस समाज के विकास को रोका हुआ था। बाद में 1929 में आप देखेंगे, ये उसी समय का कॉन्फ्रेंस था, लगभग 1929-1928 के अराउंड में। इसी समय में सती एबोलिशन ऑफ सती प्रथा एक्ट आता है, एबोलिशन ऑफ सती एक्ट आता है। और उस एक्ट का भी बहुत सीवियर, मतलब बहुत ही ज्यादा इसका कंट्रोवर्शन हुआ था इंडिया में, बहुत ही ज्यादा। जो एक ऑर्थोडॉक्सियन ग्रुप सोसाइटी थे जिसने सुपरस्टिशन को समाज में जगह दे रखा था, उसने उस चीज को बहुत उसके खिलाफ हुए थे, ठीक है। तो इसी सोशल रिफॉर्मेंट के बाद ब्रिटिशर्स इस बात से डरने भी लगे थे कहीं ना कहीं कि हम क्यों ऑर्थोडॉक्सियन ग्रुप को अपने खिलाफ खड़ा करें। भाई वो इंडिया में रूल करने आया, एडमिनिस्ट्रेट करने आया, तो क्यों अपने लिए, एक समाज को सुधारने के चक्कर में अपने लिए एक किसी एनिमी का या किसी एक ऐसे ग्रुप को अपने खिलाफ खड़ा करे जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करे, बार बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो ये था इंग्लिश ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। इसके बाद क्या होता है कि इंग्लिश कंट्रोवर्सीज के बीच में ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि किस एजुकेशनल सिस्टम को प्रमोट किया जाए।
कंटिन्यूसली इस पे डिस्कशंस और चलते रहते हैं, ठीक है। जब इस पे चलते रहते हैं तो होता क्या है कि लॉर्ड मकालेज आते हैं। उस समय आपको याद होगा कि हमने बताया कि 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि लॉर्ड वो काउंसिल जो हुआ करता था किसका, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल होता था 3 मेंबर्स का, उसको 4 मेंबर का कर दिया गया। और चौथा मेंबर जो ऐड हुए थे वो लॉर्ड बैबिंगटन मैकेले थे, जो कि लॉ कमिश्नर थे, मतलब कि लॉ मिनिस्टर कह सकते हो तुम, लॉ मेंबर कह सकते हो उनको, ठीक है। तो फोर्थ मेंबर जो हुए 1833 में वो काउंसिल में ऐड हो गया लॉर्ड मकाले। उस समय कमीशन भी बनी इंडियन पीनल कोड के कोडिफिकेशन ऑफ लॉस के लिए भी, उसको भी इन्होंने, लॉ कमीशन को भी हेड इन्होंने ही किया था, जो 1859 में इंडिया का इंडियन पीनल कोड 1859, ठीक है, 1859 में आया आईपीसी। आईपीसी की ड्राफ्टिंग कंप्लीट होकर लागू किया गया था 1859 में, जिसके स्टार्टिंग 1835 में हुआ था। लॉर्ड मकाले उस कमीशन के हेड थे, जिसको कहा गया था लॉ कमीशन, ठीक है। तो इसकी ड्राफ्टिंग करने के लिए बनाया गया था, कोडिफाई करने के लिए लॉस को बनाया गया था। फिलहाल वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि 1835 में क्या हुआ। 1835 में आता है, कहा जाता है फेमस मकालेस मिनट, ठीक है। फेमस मकालेस मिनट, फेमस मकालेस मिनट क्या था? फेमस मकालेस मिनट का मतलब हुआ कि मकाले ने एक स्टेटमेंट दिया था। लॉर्ड मकालेस ने ये कहा था कि भैया देखिए, हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है एजुकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए, और वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है एक्सपेंशन के लिए एजुकेशन को, वो हम डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन वेस्टर्न साइंसेस एंड द लैंग्वेज ऑफ मीडियम शुड बी इंग्लिश। बात समझ में? तो इन्होंने क्या किया, अपने मैकेलेस मिनट में लॉर्ड मैकेले ने कहा कि हमारे पास जो लिमिटेड सोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज would be used to teach western sciences and medium should be इंग्लिश, ठीक है। तो अब यहाँ से चीजें मकालेस मिनट के बाद काफी कुछ क्लियर हो गया कि मकाले मिनट में 1835 में मकालेस मिनट में ये बात क्लियर हो चुकी थी कि जो एजुकेशन का सिस्टम है, अब वो डेवलपमेंट किस में होगा, तो एजुकेशन सिस्टम की जो डेवलपमेंट होगी वो होगी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, और जो एजुकेशन पढ़ाए जाएंगे वो वेस्टर्न साइंसेस के मीडियम, वेस्टर्न साइंसेस ही पढ़ाए जाएंगे। इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम की एजुकेशन को एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन को पढ़ाया जाएगा, हम वेस्टर्न साइंसेस को लाएंगे। नेचुरल साइंसेस का डेवलपमेंट हो रहा था उस समय सोशल साइंसेस का डेवलपमेंट। तो अब देखिए सोशल साइंसेस क्या होते हैं, सोशल साइंसेस लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाना। और वेस्टर्न और फिजिकल साइंसेस का मतलब जिसमें हमारे फिजिक्स, ज्योग्राफी ये आते हैं, डेवलपमेंट से टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें आती हैं। तो ये था वेस्टर्न साइंसेस, दोनों है इसमें। वेस्टर्न साइंसेस में क्या है, सोशल साइंसेस प्लस नेचुरल साइंसेस, ठीक है। दोनों साइंसेस का मिक्सचर है वेस्टर्न साइंसेस में। तो 1835 में मैकेलेस मिनट पे इन्होंने कहा कि हम एजुकेशन का डेवलपमेंट जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे। दैट्स सो मच ट्रू। अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, हम ट्रेडिशनल लैंग्वेज का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे इसके एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ तक का डेवलपमेंट। अब देखिए भाई 1835 तक कोई भी इफेक्टिव डेवलपमेंट अभी तक हुआ नहीं, ठीक है। अभी तक एजुकेशन सिस्टम की कोई भी इफेक्टिव डेवलपमेंट्स 1835 तक हुए नहीं। बात केवल कंट्रोवर्सी ही चल रही है, डेवलपमेंट के लिए बात चल रही है। तो 1835 तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है। देखिए उसके बाद कुछ कॉलेजेस का यहाँ पे ओपनिंग होती है। तो कुछ कॉलेज की जो ओपनिंग होती है, एक तो रहता है अब वो भी कॉलेज वुड डिस्पैच के बाद ओपन होंगे। एक कॉलेज जो वुड डिस्पैच के पहले ओपन होता है वो होता है, देखिएगा 1840s के अराउंड, 1840s के अराउंड में होता है, जिसका नाम रहता है बेथुन स्कूल, ठीक है। बेथुन स्कूल का डेवलपमेंट, बेथुन स्कूल, and this school was aligned towards providing the education to the girls। ये जो बैथुन स्कूल था इसमें 1840s में
गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम किया, ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन के लिए। और एकमात्र जो बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसमें वुमेन्स एजुकेशन के लिए काम भी किया। उसके बाद कोई बड़ा डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने किया नहीं। बार बार आप देखेंगे इसके बाद जो भी पॉलिसीज बनेंगे, हर पॉलिसीज में कहा जाएगा कि वी शुड हैव टू एम्फेसाइज ऑन दैट ऑन प्रमोटिंग द एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, सॉरी वुमेन्स, लेकिन किसी में भी काम कुछ नहीं होगा। एक जेडी बैतूल ने ये स्कूल खोला था, उनका नाम भी जेडी बैतूल था, और ये जो स्कूल ओपन हुआ था, ये स्कूल भी आपका उनकी पर्सनल कैलिबर की वजह से ओपन हुआ था। ये कोई गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट इस स्कूल में नहीं था। जेडी बैतूल का पर्सनल कैलिबर, उन्होंने खुद की फाइनेंसिंग करके ये स्कूल ओपन किया था, ठीक है। तो पर्सनल डिस्पोटिज्म, जेईटी बैतूल के पर्सनल डिस्पोटिज्म पे ये स्कूल ओपन हुआ था जो वुमेन्स एजुकेशन पे काम कर रहा था। ब्रिटिशर्स ने अपने सपोर्ट में कोई काम नहीं किया, उसके रीजंस भी थे भाई। वुमेन्स को एजुकेशन को प्रमोट ना करने का हमने दो रीजंस बताए। एक पहला, तो दे डोंट वांट टू अरोज द ऑर्थोडॉक्स क्लास, वो उस ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी को बिल्कुल भी अपने खिलाफ खड़ा नहीं करना चाहते थे जो समाज में इनको इस बात गर्ल्स एजुकेशन के खिलाफ था। बहुत बड़ी एक सोसाइटी थी, एक बहुत बड़ा सेक्शन इंडियन की सोसाइटी में था जो कि गर्ल्स एजुकेशन की टोटली खिलाफ था, ठीक है। तो वो उस सेक्शन को अपने खिलाफ खड़ा नहीं करना चाहते थे ताकि उनको रिवॉल्ट फेस करना पड़े, उनको किसी तरह का पब्लिक रिवॉल्यूशन फेस करना पड़े। एक तो ये कारण था, और दूसरा क्या कारण था कि वुमेन्स की उनको जरूरत नहीं थी एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए। एजुकेशन का जो मेन मोटिव, जो बेसिकली जो सबसे बड़ा कारण था एजुकेशन को एक्सप्लोर करने का, उनकी जरूरत थी, उनको एक इंग्लिश सेक्शन की जरूरत थी, इंटरप्रेटर की जरूरत थी, तो उन्होंने उसको बढ़ाया, ठीक है, उन्होंने उसको बढ़ाया। लेकिन वुमेन्स को उनको अपने एजुकेशन में बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्हें वुमेन एजुकेशन को बार बार पेपर पे, ऑन पेपर तो बार बार लिखा गया कि वुमेन्स एजुकेशन पे काम करना है, वोकेशनल ट्रेनिंग पे काम करना है, लेकिन डेवलपमेंट किसी भी तरह का एजुकेशन में नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे वुड डिस्पैच, और सॉरी इसके पहले एक कंसेप्ट आएगा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। इसी मकालिस ने ही डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का कंसेप्ट स्टार्ट किया था, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।